Hello dear students of class 5th. Today is your English class, and in our today's class I want to teach you a new chapter number 12, The Foolish King. Now this story is a drama, and we will learn in this story about a king and his foolishness. इस स्टोरी के अंदर हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, एक किंग के बारे में पढ़ेंगे, और वह किस तरह से मूर्खता भरे काम करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और किस तरह से उनके जो दीवान हैं वो उनकी हेल्प करते हैं और उनकी फुलिशनेस वर्क को सुधारते हैं. नाउ लेट्स बिगिन. थिंक एंड आंसर दिस ट्रिकी क्वेश्चंस. आपको सोचना है और इन ट्रिकी क्वेश्चंस के आंसर्स देना है. फर्स्ट वन इज हाउ मच डर्ट इज देयर इन अ 4 feet डीप 3 feet लॉन्ग एंड 4 feet वाइड होल. एक 4 feet गहरे 3 feet लंबे और 4 feet चौड़े गड्ढे में कितनी डस्ट, कितनी मिट्टी हो सकती है. नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ यू फाइंड एन इंडेंजर्ड एनिमल ईटिंग एन इंडेंजर्ड प्लांट. अगर आप किसी खतरनाक एनिमल को, इंडेंजर्ड एनिमल को, किसी खतरनाक प्लांट को खाते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे. नेक्स्ट, इमेजिन यू आर इन अ सिंकिंग बोट सराउंडेड विद शार्क्स, हाउ वुड यू सर्वाइव. इमेजिन कीजिए कि आप किसी सिंकिंग बोट में हैं, यानी आप किसी बोट में हैं और वह पानी के अंदर डूब रही है और उस पानी में चारों तरफ शार्क है, तो आप क्या करेंगे, खुद को कैसे बचाएंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग. In this story we have different characters, means many characters. First one is narrator, यानी जिसने स्टोरी लिखी है. द फुलिश किंग, द वाइज दीवान, द गॉन्ग मैन, डोरमैन, सोल्जर 1, सोल्जर 2 एंड द आर्मी कमांडर. नाउ लेट्स स्टार्ट. सीन फर्स्ट, यानी पहला दृश्य आता है. फर्स्ट स्टोरी बताई जाती है. नैरेटर, उसमें नैरेटर बताता है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फुलिश किंग हु हैड अ वेरी वाइज दीवान. One warm summer night, the king could not sleep. He was tossing and turning in his bed. At last, when he heard the 6th gong, he sat up. एक बार की बात है, एक फुलिश किंग, मूर्ख राजा हुआ करता था, जो और उसका एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चतुर दीवान था. दीवान मीन्स मंत्री, उसका मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था. एक समय की बात है कि गर्मियों के दिनों में रात को राजा को नींद नहीं आई. वह पूरी रात सो नहीं सका. उसने पूरी रात भर बिस्तर में इधर से उधर करवटें बदलते हुए, इधर से उधर टर्न लेते हुए पूरी रात उसने बिता दी. और लास्ट में जब उसे पूरी रात भर नींद नहीं आई और सुबह जब उसने 6th गॉन्ग यानी 6ठे घंटे की आवाज़ सुनी, तब वह उठ गया. पहले के टाइम में जब क्लॉक्स नहीं होती थी, तब गॉन्गमैन होते थे जो हर 1 घंटे के बाद, आफ्टर एवरी आवर, वह 1 घंटा बजाते थे, जिससे गांव वालों को, शहर वालों को पता चल जाता था कि कितना टाइम हो रहा है. इस तरह से जब गॉन्गमैन ने 6th गॉन्ग बजाया, तब राजा ने उसकी आवाज़ सुनी और उसके बाद वह उठ गया. द फुलिश किंग, अब वो मूर्ख राजा बोलता है, इट इज़ 6 o'clock ऑलरेडी, आई शुड गेट अप नाउ. Yawn loudly, but I feel so worn out. I think I will ride out into the countryside and get some fresh air. उठने के बाद राजा सोचता है कि इट इज़ 6 o'clock ऑलरेडी, 6 तो बज चुके हैं, अब मुझे उठ जाना चाहिए. लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, क्योंकि वह रात भर सो नहीं पाया था. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सवारी पर जाना चाहिए, यानी सुबह सुबह शहर में घूमने पर जाना चाहिए, शहर के बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए और कुछ ताज़ी हवा लेनी चाहिए. जो द डोरमैन, वह अपने दरबान को, जो उसके दरवाजे पर पहरा दे रहे होते हैं, उसे बुलाता है और बोलता है, गो वेक अप द दीवान एंड टेल हिम वी विल गो राइडिंग टुडे. जाओ और जाकर दीवान जी को उठाओ और उन्हें बोलो कि आज हम सैर करने जाएंगे, घूमने जाएंगे. डोरमैन, एज यू विश योर मैजेस्टी. डोरमैन बोलता है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, और वह वहां से चला जाता है. नाउ सीन 2, अब दूसरा दृश्य आता है. उसमें बताते हैं, नैरेटर बताते हैं, द किंग एंड दीवान सेट आउट फॉर देयर राइड इन द कंट्री साइड where the greenery and beauty of nature is abundant.
राजा और दीवान जी दोनों शहर के बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, सवारी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर चारों ओर बहुत ही ग्रीनरी यानी हरियाली है और प्रकृति की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा है। यानी जहाँ पर चारों ओर हरियाली है और सुबह सुबह की ताज़ी हवा और चारों ओर की हरियाली और सुंदरता को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, यानी बहुत ही अच्छी सुंदरता पर वहाँ पर है। द वाइज मैन, द वाइज दीवान, अब दीवान जी बोलते हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ योर मैजेस्टी, महाराज अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। द फुलिश किंग, मूर्ख राजा बोलता है, मच बेटर बट आई एम फीलिंग थर्स्टी, लेट्स स्टॉप एट दैट रिवर फॉर अ ड्रिंक। महाराज बोलते हैं कि अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे प्यास लगी है, चलो हम उस नदी पर जाकर रुकते हैं और पानी पीते हैं। नैरेटर, अब नैरेटर बताते हैं, दे स्टॉप एट द रिवर फॉर अ ड्रिंक, वे पानी पीने के लिए नदी पर रुक जाते हैं। देन द फुलिश किंग, मूर्ख राजा बोलता है, द वाटर इज सो क्रिस्टल क्लियर एंड रिफ्रेशिंग एंड हाउ इट स्पार्कल्स, वेयर डज दिस रिवर फ्लो टू, दीवान जी। वह मूर्ख राजा दीवान जी से बोलता है, इस नदी का पानी कितना साफ सुथरा, स्वच्छ और चमकदार है और ताजा है, ये नदी कहाँ से बहकर आ रही है। वह दीवान जी से ऐसा पूछते हैं। द वाइज दीवान उनको आंसर देता है, दिस रिवर फ्लोज टू द नेबरिंग किंगडम इन द ईस्ट योर मैजेस्टी। वह दीवान जी उनको बताते हैं कि यह नदी ईस्ट में हमारे पड़ोसी साम्राज्य, पड़ोसी राज्य की तरफ बहकर जा रही है। द फुलिश किंग, तब वह मूर्ख राजा बोलता है, दैट्स रेडिकुलस, और रिवर फ्लोज इनटू दैट टेरिटरी, वी मस्ट स्टॉप इट एट वंस। राजा बोलता है कि यह कितनी हास्यास्पद बात है, यानी हंसने वाली बात है कि हमारी नदी किसी दूसरे के राज्य में जाकर बह रही है, हमें इसे रोकना होगा, हम इसे रोकेंगे। यानी महाराज बोलते हैं कि ये नदी किसी और राज्य में बहकर नहीं जा सकती है, इस नदी का पानी सिर्फ हमारे ही राज्य में रहना चाहिए, हमें इस नदी को रोक देना चाहिए, ऐसा वह मूर्ख राजा दीवान जी से बोलता है। तब दीवान जी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, बट योर मैजेस्टी, वे कुछ कहना चाहते हैं दीवान जी कि लेकिन महाराज, क्योंकि दीवान जी ये समझ गए थे कि अगर हम नदी का पानी बहना रोक देंगे तो उससे गांव में बाढ़ आ जाएगी, लेकिन महाराज उस बात को नहीं समझते हैं। दीवान जी उन्हें रोकने की कोशिश करते, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराज कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं। ये बोलते हैं, द फुलिश किंग, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी एक्सक्यूज, आई एम ऑर्डरिंग यू टू गेट अ डैम बिल्ट हियर राइट अवे, स्टॉप दिस रिवर एट वंस। महाराज बोलते हैं कि मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता हूँ, मैंने आपको ऑर्डर दिया है तो आप अभी इसी वक्त इस नदी पर बांध बनवाइए और इस नदी को रोकिए। अब सीन 3, तीसरे दृश्य में नैरेटर बताते हैं, द किंग्स ऑर्डर्स कुड नॉट बी चैलेंज्ड एंड द डैम वॉज बिल्ट, बट नाउ दैट द डैम हैड स्टॉप्ड द फ्लो ऑफ द रिवर, its water overflowed and flooded the countryside। अब तीसरे सीन में लेखक बताते हैं कि राजा के ऑर्डर को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था और फाइनली उस रिवर पर एक डैम बना दिया गया, लेकिन उस डैम के बनने से उस रिवर का जो पानी था, रिवर का जो बहाव था, नदी का पानी बहना रुक गया और वह सारा पानी नदी के अंदर इकट्ठा हो गया और नदी पूरी ओवरफ्लो हो गई और उसका पानी गांव के अंदर आने लगा। द वाइज दीवान, तब बुद्धिमान दीवान जी बोलते हैं, योर मैजेस्टी, वी मस्ट डू समथिंग, द वाटर इज फ्लडिंग द कंट्री साइड, द कंडीशन विल बी वर्स ड्यूरिंग द मानसून। दीवान जी महाराज को समझाने की कोशिश करते हैं कि महाराज हमें कुछ करना होगा, क्योंकि नदी ओवरफ्लो हो चुकी है और नदी का पानी गांव के अंदर आने लगा है और बारिश के अंदर तो मानसून के अंदर कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। द फुलिश किंग, मूर्ख राजा बोलता है, नॉनसेंस, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वी हैव द वाटर ऑफ द रिवर टू आवरसेल्व्स। वह मूर्ख राजा दीवान जी को बोलता है कि नॉनसेंस, क्या महत्वपूर्ण है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी नदी का पानी सिर्फ हमारे लोगों के लिए ही है, हमारे गांव के लिए ही है, यह बात ज़्यादा मायने रखती है। यानी अगर रिवर ओवरफ्लो हो रही है, उसका पानी गांव के अंदर आ रहा है तो उससे महाराज को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि उस रिवर का पानी सिर्फ वही यूज़ में ले रहे हैं।
द वाइज दीवान जी बताते हैं, बट योर मैजेस्टी द इंटायर किंगडम विल बी फ्लडेड। दीवान जी बोलते हैं कि लेकिन महाराज पूरा राज्य डूब जाएगा। फुलिश किंग बोलता है, लेट इट फ्लड, डूबने दो। द वाइज फिर दीवान जी बोलते हैं, द पीपल ऑफ द किंगडम विल ड्रॉन एंड द वाइज बट योर मैजेस्टी द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड। दीवान जी बोलते हैं, लेकिन महाराज सारी फसलें बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। द फुलिश किंग, लेट देम बी डिस्ट्रॉयड, सो वॉट। अगर वे सारी फसलें बर्बाद होती, नष्ट होती हैं तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। द वाइज फिर दीवान जी बोलते हैं, द पीपल ऑफ द किंगडम विल ड्रॉन एंड डाइड। पूरे राज्य के लोग डूब जाएंगे और मर जाएंगे। द फुलिश किंग, let them die, but I will not let a drop of water from the river escape to the neighboring kingdom। तब महाराज बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर राज्य के लोग मरते हैं तो मरने दो, लेकिन मैं अपनी नदी का एक बूंद पानी भी पड़ोसी राज्य को लेने नहीं दूंगा। द वाइज तब दीवान जी बोलते हैं टू हिमसेल्फ, वे अपने आप से बोलते हैं, व्हाट अ फुलिश किंग, कितना मूर्ख राजा है। द फुलिश किंग, राजा बोलता है, What are you thinking दीवान जी, आप क्या सोच रहे हैं। द वाइज तब दीवान जी बोलते हैं, योर मैजेस्टी when the neighboring kingdom finds out that we have stopped their water supply they will attack us, they might even destroy the dam। दीवान जी बोलते हैं कि महाराज, जब हमारे नेबरिंग किंगडम को ये बात पता चलेगी कि हमने उनके राज्य में नदी का पानी जाने से रोक दिया है, तब वे हम पर हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और वे बांध को तोड़ भी सकते हैं, उस डैम को तोड़ भी सकते हैं। द फुलिश किंग, तब मूर्ख राजा बोलता है, हा 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 दीवान जी, इट सीम्स यू आर इजीली फ्राइटन्ड, लेट them come, I not afraid of anything, let them dare go near the dam, I will। महाराज बोलते हैं, महाराज हंसने लगते हैं और बोलते हैं, दीवान जी ऐसा लगता है कि आप डर गए हैं, आप इतनी आसानी से डर गए हैं। let them come, उन्हें आने दो, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, मैं उनकी किसी भी चीज़ से नहीं डरता हूँ। अगर उन्होंने इस बांध के पास आने की हिम्मत की तो मैं उन्हें, इतना बोलकर महाराज रुक जाते हैं। द वाइज तब दीवान जी, इन डीप थॉट वाइल लुकिंग एट द सन शाइनिंग इन द स्काई, आई हैव गॉट इट। और उसके बाद दीवान जी आसमान में निकलते हुए चमकदार सूर्य को देखकर वे एक गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं कि आई हैव गॉट इट, मुझे कुछ करना होगा। नाउ सीन 4। अब चौथा दृश्य शुरू होता है, जिसमें नैरेटर बताते हैं, द नेक्स्ट सीन टेक्स प्लेस इन द क्लॉक टावर फ्रॉम वेयर द गॉन्ग्स आर साउंडेड टू टेल द टाइम, द दीवान एंटर्स टू स्पीक टू द मैन हु साउंड्स द गॉन्ग। अब अगला दृश्य वहां का बताया जाता है जहां पर क्लॉक टावर फ्रॉम वेयर द गॉन्ग्स आर साउंडेड। अगला दृश्य क्लॉक टावर का बताया जाता है जहां से गॉन्ग्स बजाया जाता है, यानी टाइम बताने के लिए जहां से घंटा बजाया जाता है। दीवान जी वहां पर अंदर जाते हैं और उस गॉन्गमैन यानी जो व्यक्ति वहां पर खड़े रहकर घंटा बजाता है, गॉन्ग साउंड करता है, उससे बात करने के लिए उस क्लॉक टावर के अंदर जाते हैं। नाउ वी कैन सी इन दिस पिक्चर दीवान जी एंटर्स टू दिस क्लॉक टावर। द गॉन्गमैन उनको दीवान जी को देखकर बोलता है, एस्टोनाइज्ड, दीवान जी आश्चर्यचकित होकर, एकदम से सरप्राइज्ड होकर बोलता है, दीवान जी। द वाइज लिसन केयरफुली, आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू। दीवान जी उस गॉन्गमैन को बोलते हैं, ध्यान से सुनो, मेरे पास कुछ बहुत ज़रूरी काम है जो तुम्हें करना है। द गॉन्गमैन, प्लीज टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। गॉन्गमैन बोलता है कि प्लीज बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द वाइज तब दीवान जी बोलते हैं, साउंड द गॉन्ग एज यूजुअल टिल मिडनाइट, आफ्टर दैट आई वांट यू टू साउंड द गॉन्ग एवरी हाफ आवर, नॉट आफ्टर एवरी आवर, इज दैट अंडरस्टूड। दीवान जी उस गॉन्गमैन को समझाते हैं कि तुम्हें हर रोज की तरह मिडनाइट यानी आधी रात में मीन्स 12 बजे इस गॉन्ग को बजाना है, लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम इस गॉन्ग को हर हाफ आवर यानी हर आधे घंटे के बाद इसको बजाओ, ना कि 1 घंटे के बाद। तुम समझ गए?
दीवान जी गॉन्गमैन को ऐसा क्यों बोलते हैं? दीवान जी गॉन्गमैन को ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि हर आधे घंटे के बाद एक गॉन्ग बजेगा और पूरे गांव वाले और महाराज ये समझेंगे कि 1 घंटे के बाद गॉन्ग बज रहा है। द गॉन्गमैन, यस दीवान जी, एज यू कमांड। गॉन्गमैन बोलता है ठीक है दीवान जी, जैसा आपका आदेश मैं वैसा ही करूँगा और इस गॉन्ग को हर हाफ आवर के बाद बजा दूंगा। नाउ सीन 5, अब 5वां दृश्य आता है। द सीन आउटसाइड द पैलेस ऑफ द किंग। अब ये सीन राजा के दरबार के बाहर का है। नैरेटर, लेखक बताते हैं, द गॉन्गमैन डिड एज ही वॉज ऑर्डर्ड। उस गॉन्गमैन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसको आदेश दिया गया था। At 3 o'clock in the night, a soldier wakes up when he heard the sound of 6th gong. रात को 3 बजे सैनिक जो सो रहे थे वह उठ जाता है जब 6ठा गोंग बज जाता है। यानी दीवान जी ने गॉन्गमैन को जैसा ऑर्डर किया था कि गॉन्गमैन को रात को 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद हर आधे घंटे के बाद एक गोंग बजाना है। मीन्स उसने 6th गोंग जब बजाया तो अकॉर्डिंगली मीन्स आफ्टर एवरी आवर अगर वो गोंग बजाते हैं तो वह 6ठा गोंग 6 बजे बजना था, लेकिन वह हर हाफ आवर के बाद मीन्स आधे घंटे के बाद गोंग बजाते हैं, इसलिए उनका 6ठा गोंग रात को 3 बजे ही बज जाता है। और उस गोंग को सुनकर सोल्जर उठ जाता है और सोल्जर 1, पहला सोल्जर बोलता है, डिड आई जस्ट हियर 6 gongs, आई मस्ट हैव ओवरस्लेप्ट, इट्स 6 o'clock, आई शुड वेक एवरीवन अप, वेक अप। और वह सोल्जर सोचता है कि मैंने अभी 6ठे गोंग की आवाज सुनी है। आई मस्ट हैव ओवरस्लेप्ट, यानी मैं शायद आज को ज्यादा ही सो लिया हूँ। इट्स 6 o'clock, 6 बज चुके हैं, ये 6 बज गई है, मुझे दूसरे सैनिकों को भी उठाना चाहिए। सोल्जर 2, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू शाउटिंग, लेट मी स्लीप। तब दूसरा सोल्जर उस पहले सोल्जर की आवाज सुनकर बोलता है, व्हाट हैपन, क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे सोने दो। सोल्जर 1, पहला सोल्जर बोलता है, डिडंट यू हियर द 6 gongs, wake up, क्या तुमने 6 गोंग 6 gongs नहीं सुने, उठ जाओ। सोल्जर 2, हाउ इज दैट पॉसिबल, इट्स स्टिल सो डार्क, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बहुत अंधेरा है। ऑब्वियसली अगर रात को 3 बजे अगर उठा जाएगा तो रात में अंधेरा ही होगा। सोल्जर 1, पहला सोल्जर, लुकिंग अराउंड, यू आर राइट, आई डिडंट इवन नोटिस दैट। उसने चारों ओर अपनी आंखें घुमाकर देखा पहले सोल्जर ने और उसने बोला, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तो ये बात नोटिस ही नहीं की कि अभी रात में चारों तरफ अंधेरा है। सोल्जर 2, दूसरा सोल्जर बोलता है, द सन शुड हैव राइजन बाय नाउ। दूसरा सोल्जर बोलता है कि अभी तक तो सूर्य को उदय हो जाना चाहिए था, सूर्य निकल जाना चाहिए था। नाउ सोल्जर 1, यस समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू इट, हाँ जरूर सूर्य के साथ कुछ हुआ है। सोल्जर 2, दूसरा सोल्जर बोलता है, बट व्हाट कुड हैपन टू द सन, लेकिन सूर्य के साथ क्या हो सकता है। सोल्जर 1, तब पहला सोल्जर रिप्लाई देता है, हाउ डू यू एक्सेप्ट मी टू नो, आई जस्ट हियर्ड द साउंड ऑफ 6 gongs एंड। तब वह पहला सोल्जर रिप्लाई देता है कि तुम मुझसे ये उम्मीद कैसे रख सकते हो कि मुझे पता होगा कि सूर्य के साथ क्या हुआ है, मैंने तो सिर्फ 6 गोंग की आवाज सुनी और मैं उठ गया। सोल्जर 2, दूसरा सोल्जर रिप्लाई देता है, वेक अप, समथिंग हैज हैपेंड टू द सन। दूसरा सोल्जर भी सभी को उठाता है, उठो उठो, जरूर सूर्य के साथ आज कुछ हुआ है। नैरेटर बताते हैं, द एंटायर किंगडम वेक्स अप टू द न्यूज एंड देयर इज वाइड स्प्रेड पैनिक एंड कमोशन। पूरा राज्य के सभी लोग इस खबर को सुनकर उठ जाते हैं और राज्य में चारों ओर दहशत डर फैल जाता है और हंगामा हो जाता है कि आज सूर्य को क्या हो गया। नाउ सीन 6, अब 6ठा दृश्य आता है। इनसाइड द किंग्स चैम्बर द कमांडर ऑफ द आर्मी कम्स रशिंग इन। 6ठा दृश्य जो है वह राजा के चैम्बर यानी राजा के कक्ष का, राजा के रूम के अंदर का है। द कमांडर ऑफ आर्मी यानी सेना का प्रमुख दौड़ता हुआ राजा के कक्ष में आता है और वह बोलता है, द आर्मीज कमांडर, वेक अप योर मैजेस्टी, अ कैलेमिटी हैज स्ट्रक द किंगडम। महाराज उठिए, एक बहुत बड़ी मुसीबत ने साम्राज्य पर हमला कर दिया है।
द फुलिश किंग, मूर्ख राजा बोलता है, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया? द आर्मीज कमांडर, आर्मी कमांडर बोलता है, समथिंग हैज हैपेंड टू द सन योर मैजेस्टी, इट्स पास्ट 6 o'clock बट द सन हैजंट राइजन। वह आर्मी कमांडर राजा को बताता है कि महाराज उठिए, कुछ सूर्य को कुछ हो गया है, 6 से ज्यादा बज चुके हैं लेकिन अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ है। द फुलिश किंग, मूर्ख राजा बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस, व्हाट कुड पॉसिबली हैपन टू द सन, ये किस तरह का मजाक है, सूर्य के साथ अचानक से क्या हो सकता है, या सूर्य को कुछ हो जाए ऐसा कैसे पॉसिबल है। द आर्मीज कमांडर, प्लीज सी फॉर योर सेल्फ योर मैजेस्टी, इट इज स्टिल डार्क आउटसाइड, महाराज आप खुद देख लीजिए, आप खुद चारों ओर देख लीजिए, अभी भी बाहर बहुत अंधेरा है। द फुलिश किंग, मूर्ख राजा, लुकिंग आउटसाइड द विंडो, यू आर राइट, क्विकली गो एंड कॉल दीवान जी। मूर्ख राजा अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखता है और उसे भी चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है और वो बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, जाओ और जाकर दीवान जी को उठाकर लाओ। द आर्मीज कमांडर, एज यू कमांड योर मैजेस्टी, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नाउ द आर्मी कमांडर exits after some time, दीवान जी enters the king's chamber, आर्मी कमांडर वहां से चला जाता है और कुछ समय के बाद दीवान जी उस राजा के रूम में आते हैं। द फुलिश किंग, व्हाट इज हैपनिंग दीवान जी, व्हाई हैजंट द सन राइजन येट, मूर्ख राजा दीवान जी को बोलता है, दीवान जी ये क्या हो रहा है, सूर्य अभी तक क्यों नहीं निकला है। द वाइज दीवान, दीवान जी आंसर देते हैं, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट ऑल द वे टू योर चैम्बर, देयर कैन ओनली बी वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। दीवान जी राजा को बताते हैं कि मैं पूरे रास्ते में, आपके कक्ष तक आते समय पूरे रास्ते में मैं यही सोच रहा था, लेकिन कि सूर्य को क्या हो सकता है, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन आया है। द फुलिश किंग, राजा बोलता है, एंड व्हाट इज इट, वह क्या है। द वाइज दीवान, समवन हैज कैप्चर्ड द सन एंड इज नॉट अलाउइंग इट टू कम टू आवर किंगडम, जरूर किसी ने सूर्य को पकड़ लिया है, सूर्य को कैद कर लिया है और वह उसे हमारे राज्य में आने नहीं दे रहा है। द फुलिश किंग, मूर्ख राजा बोलता है, कैप्चर्ड द सन, हु वुड हैव द ऑडेसिटी टू डू दैट, सूर्य को पकड़ना, सूर्य को कैद करना, कौन इस तरह की हिम्मत कर सकता है, इस तरह का व्यवहार कर सकता है। द वाइज दीवान, दीवान जी बोलते हैं, द किंग फ्रॉम द नेबरिंग किंगडम, हमारे पड़ोसी राज्य का राजा, हु एल्स कुड इट बी, उसके अलावा ऐसा कौन कर सकता है। आई हियर ही हैज बीन एंग्री एवरी सिंस वी ड्राइड अप हिज किंगडम बाय स्टॉपिंग द वाटर्स ऑफ आवर रिवर्स, एज यू मे बी अवेयर द सन पासेस ओवर हिज किंगडम बिफोर इट कम्स टू अस। तब दीवान जी महाराज से बोलते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य के महाराज के अलावा और ऐसा कौन कर सकता है। मैंने सुना है कि जब से हमने अपनी नदी का पानी उनके राज्य में जाने से रोक दिया है और उनका राज्य सूख गया है, तब से वहाँ का राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य हमारे राज्य में आने से पहले उनके राज्य से होकर गुजरता है। यानी दीवान जी राजा को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हमने उनके राज्य में नदी का पानी जाने से रोक दिया है और उस वजह से वहाँ का राजा गुस्सा है और उसने हमारे राज्य में सूर्य को आने से रोक दिया है। नाउ द फुलिश किंग, अब फुलिश किंग बोलता है, व्हाट शुड वी डू नाउ दीवान जी, वी शैल बी इमर्स्ड इन डार्कनेस फॉर एवर। दीवान जी से पूछता है राजा, दीवान जी अब हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से तो हमारा पूरा राज्य गहरे अंधेरे में डूब जाएगा, हमेशा के लिए डूब जाएगा। द वाइज दीवान, दीवान जी बोलते हैं, आई वॉज वंडरिंग अबाउट द सेम थिंग योर मैजेस्टी, महाराज मैं भी इसी बात के लिए सोच रहा हूँ। द फुलिश किंग, डू यू सपोज, मूर्ख राजा बोलता है, क्या आप सपोज कर सकते हैं कि हमारा राज्य पूरे अंधेरे में डूब जाएगा, तब क्या होगा। द वाइज दीवान, तब दीवान जी बोलते हैं, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज मैं भी वही सोच रहा हूँ। द फुलिश किंग, डू यू सपोज दे वुड लेट द सन गो इफ वी लेट द वाटर ऑफ द रिवर फ्लो इनटू हिज किंगडम अगेन।
तब महाराज दीवान जी से बोलते हैं कि दीवान जी, क्या आपको लगता है कि अगर हम नदी का पानी फिर से उनके राज्य में बहना शुरू कर दें, उनके राज्य में बहने दें, तो वह हमारे राज्य में सूर्य को आने देगा? द वाइज दीवान, तब दीवान जी बोलते हैं, व्हाट एन इम्प्रेसिव आइडिया योर मैजेस्टी, यू आर सो इंटेलिजेंट, ओनली यू कुड हैव कम अप विथ समथिंग सो ब्रिलियंट। दीवान जी महाराज को चढ़ाने के लिए महाराज को बोलते हैं, व्हाट एन इम्प्रेसिव आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है महाराज, आप बहुत इंटेलिजेंट ही और इस तरह का ब्रिलियंट आइडिया सिर्फ आपके ही दिमाग में आ सकता था। द फुलिश किंग, मूर्ख राजा, ब्राइमिंग विथ प्लेजर, वह खुशी से यानी गर्व से थोड़ा सा फूल जाता है। माई मदर ऑलवेज यूज्ड टू से दैट आई वॉज वेरी क्लेवर टू द डोरमैन कॉल माई आर्मी कमांडर। तब मूर्ख राजा बोलता है, गर्व से बोलता है कि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि मैं बहुत ही चतुर हूँ, बहुत ही क्लेवर हूँ। और महाराज दीवान डोरमैन को बोलते हैं कि मेरे आर्मी कमांडर को बुलाओ। डोरमैन, दरबान बोलता है, एज यू विश योर मैजेस्टी। डोरमैन एग्जिट्स, आर्मी कमांडर एंटर्स इन सम टाइम। डोरमैन बोलता है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, और वह वहां से चला जाता है और कुछ समय के बाद आर्मी कमांडर अंदर आता है। द आर्मीज कमांडर, आर्मी कमांडर बोलता है, यू कॉल्ड फॉर मी योर मैजेस्टी, महाराज आपने मुझे बुलाया। द फुलिश किंग, राजा बोलता है, गैदर योर मैन, गो डाउन टू द रिवर एंड पुल डाउन दैट डैम एज फास्ट एज यू कैन। अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो, सारे सैनिकों को इकट्ठा करो और वहां नदी पर जाओ और उस पर बना हुआ बांध, जो डैम बना हुआ है, उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे तोड़ दो। द आर्मीज कमांडर, आर्मी कमांडर बोलता है, एज यू कमांड योर मैजेस्टी ही लिव्स, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, और वह वहां से चला जाता है। द फुलिश किंग, दे विल लेट द सन गो, वॉन्ट दे दीवान जी। मूर्ख राजा दीवान जी से बोलता है कि दीवान जी, क्या वे सूर्य को आने देंगे या नहीं? द वाइस दीवान, दीवान जी बोलते हैं, यस योर मैजेस्टी, लुकिंग आउटसाइड द विंडो विद अ ग्लाइट इन हिज आई, द सन शुड बी आउट एनी मिनट। राजा जब दीवान जी से पूछता है कि दीवान जी, क्या वे लोग हमारे राज्य में फिर से सूर्य को आने देंगे? तब दीवान जी रिप्लाई देते हैं कि हाँ महाराज, बिल्कुल आने देंगे। और दीवान जी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचते हैं, अपनी आंखों में एक चमक लिए हुए, उनकी आंखों में एक चमक छिपी हुई है, एक छुपा हुआ इमोशन है जिसको लेकर वे बाहर विंडो की तरफ देखते हैं और वे सोचते हैं कि सूर्य किसी भी मिनट में बाहर आ सकता है। द फुलिश किंग, लुक दीवान जी, द सन इज कमिंग आउट। दीवान जी देखो, सूर्य निकल कर आ गया। द वाइज दीवान, दीवान जी बोलते हैं, लॉन्ग लिव द किंग, यू हैव सेव्ड द सन योर मैजेस्टी। दीवान जी महाराज को बोलते हैं कि महाराज आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आपने सूर्य को बचा लिया। द फुलिश किंग, लॉटिंग, दिस इज नथिंग दीवान जी, इट्स ऑल इन अ डे वर्क। यह तो कुछ भी नहीं है महाराज। महाराज दीवान जी से बोलते हैं कि दीवान जी, यह तो कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक दिन का काम था। जब दीवान जी विंडो से बाहर देखते हैं और वे सोचते हैं कि सूर्य अब किसी भी मिनट में आने वाला है, क्योंकि सूर्योदय होने का टाइम हो चुका था। वास्तव में 6 o'clock हो चुके थे, 6 बज चुके थे, और इसलिए सनराइज कभी भी हो सकता था। और इतने में सूर्य जब निकलकर बाहर आ जाता है, तब महाराज बोलते हैं, दीवान जी सूर्य निकल गया। और दीवान जी महाराज को बोलते हैं कि आप बहुत महान हैं, आपकी उम्र लंबी हो, आपने सूर्य को बचा लिया। और यह सुनकर जो फुलिश किंग, मूर्ख राजा था, वह खुशी से फूल जाता है। इस स्टोरी के थ्रू हमने ये रीड किया कि किस तरह से मूर्ख राजा मूर्खता भरा कार्य करता है और दीवान जी अपनी बुद्धिमानी, अपनी चतुराई, अपनी क्लेवरनेस से महाराज के इस मूर्खता भरे कार्य को वापस से बदल देते हैं।